नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 11वीं की आरोह भाग 1 के पद्य खंड की कविता वे आंखें का अध्ययन करेंगे। वे आंखें शीर्षक से पता चलता है कि किसी की ओर इशारा कर रही है। शीर्षक इशारा कर रहा है कि किन आंखों की बात बतलाई जाए। वे आंखें, आप ठीक समझ रहे हैं। चित्र में दिखाए अनुसार किसी ग्रामीण पुरुष की आंखों का जिक्र है जो खेती के क्रम से जुड़ा हुआ है। इस कविता के कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। इनका फोटो चित्र, छाया चित्र आपके सामने है। देखते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। इनका मूल नाम गोसाई दत्त था। इनका जन्म 1900 ईस्वी में उत्तराखंड के, जो आज पहले उत्तरांचल था, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक गांव में हुआ। और इनके जीवन परिचय के बारे में कुछ जानकारी। प्रारंभिक शिक्षा कोसानी गांव में हुई और उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद शहर से हुई। बाद में ये युवावस्था पहुंचते पहुंचते गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और जुड़कर अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और स्वतंत्र लेखन से जुड़े रहे। इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया और परम भूषण से अलंकृत किया गया। इनकी मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हुई थी। इनकी जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं उनका जिक्र कर लेते हैं। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चितंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। कुछ नाटक हैं इनके द्वारा लिखे हुए। रजत, रश्मि, ज्योतासना, शिल्पी, ये इनके कुछ नाटक हैं। एक उपन्यास है हार। अब आपको मुख्य बात बता देते हैं कि छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। प्रकृति के बड़े ही चितेरे कवि हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम सुमित्रा नंदन पंत जी ने किया है। इनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट है। प्रकृति और मनुष्य के जो आपसी संबंध है उनके डॉक्यूमेंट है। आपको एक बात और बता दें, एक पत्रिका से भी जुड़े हैं। उस पत्रिका का नाम है रूपाप, जिसमें वे प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श किया करते थे। और ये कविता है वे आंखें भी प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया कि विकास हो रहा है परंतु हमारे जो मुख्य कर्णधार हैं, किसान हैं, उनको साइड में कर दिया गया है, किनारा कर दिया गया, उनकी उपेक्षा कर दी गई, उनका तिरस्कार कर दिया गया, उसका जिक्र किया इन्होंने। तो ये आपके सामने संक्षिप्त जीवन परिचय सुमित्रा नंदन पंत जी का। अब आते हैं कविता के बारे। अंधकार की गुहा सरी के उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मजदार आज संसार कगार सदृश बह किसका। लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदेखल, वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तरन तरन से आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। यहां तक की बात करते हैं। इन्हीं की काव्यांश है, यहाँ की चर्चा करते हैं। पहले अगली स्लाइड पे जाने से पहले ये आंखों को देखते हैं तो आंखों में सारा दृश्य नजर आता है। ये किसान की करुणा से भरी आंखें, इनमें दुख व्याप्त है।
तो यहाँ कवि कहना चाहता है कि शोषित किसान की गड्ढों में दसी हुई आंखें अंधेरी गुफा के समान दिखती हैं, अंधकार की गुहा सरीखे। तो मतलब शोषित किसान की गड्ढों में दसी हुई आंखें अंधेरी गुफा के समान दिखती हैं, जिनसे मन में अज्ञात भय उत्पन्न होता है। उनको देखकर मन में क्या लगता है? डर लगता है, अज्ञात भय उत्पन्न होता है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। ऐसा लगता है कि उनमें बहुत दूर तक कोई कष्टप्रद दयनीयता, दीनता व दुख का मौन रुदन भरा हुआ है। उसकी आंखों में भयानक गरीबी का दुख व्याप्त है, भयानक गरीबी का दुख व्याप्त है, और ऐसा रुदन है जो चुप्पी साधे हुए है। बस उसका भाव उसकी आंखों के से ही पता चल पाता है कि उसका रुदन कितना गंभीर है। तो भयानक आंखों में भयानक गरीबी का दुख व्याप्त है। वह स्वाधीन किसान राभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मजदार संसार का गार सदृश बह किसका। तो यहाँ किसान का अतीत अच्छा था, वह सदैव स्वाधीन था, उसके पास अपने खेत थे, खलियान थे, बाग थे, पशु थे, बच्चे थे, सब था। उसकी आंखों में स्वाभिमान झलकता था, परंतु आज वह अकेला पड़ गया, क्योंकि संसार ने उसे किनारा करके आगे निकल गया। संसार ने उसे समस्याओं के बीच छोड़कर किनारे की तरह बहकर उसे दूर चला गया। लहराते वे खेत दृगों में नहीं आंखों में, हुआ बेदखल वह जिनसे हंसती थी उसके तरन तरन की हरियाली, जिनके तरन तरन से आंखों ही में घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। यहां पर कवि अपने अतीत को याद करते हुए कहता है कि उसकी आंखों के समक्ष, किसान अपने अतीत को याद करते हुए कहता है कि उसकी आंखों के समक्ष खेत लहराते नजर आते हैं, जबकि अब उन खेतों से उसे जमींदार ने, जागीरदार ने बेदखल कर दिया, अर्थात जमींदार ने उसकी जमीन हड़प ली है। कभी इन खेतों के तिनके तिनके में कभी हरियाली लहराती थी तथा उसके जीवन को सुखमय बनाती थी। कभी कभी उसका खेत लहराता था, उस लहराने में ऐसा लगता था कि उसका क्या जीवन लहरा रहा है, उसकी खुशहाली लहरा रही है, उसके जीवन को बड़ा आनंद में बनाती थी। आज वह सब कुछ खत्म हो गया। आंखों ही में घूमा करता, अतः किसान की आंखों में उसके प्यारे पुत्र का चित्र घूमता रहता है। उसे वह दृश्य याद आता है जब उसके जवान बेटे को जमींदार के कारिंदों ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। जवानी में ही मार डाला, उस जवान बेटे को जमींदार के कारिंदों ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। यह बड़े दुख की बात है, ये बड़ी चुभती है उसे ये बात, किसान। तो यहाँ किसान की आंखों में वो सारा दृश्य नजर आता है, अर्थात आंखों को देखकर ही पहचाना जा सकता है कि इस व्यक्ति ने कितना कष्ट झेला, इस कृषक समाज ने इन कितना कष्ट झेला है, उसको एक किसान की आंखों के माध्यम से बतलाया जा रहा। आंखों का तारा यानी सबसे प्यारा, उसके बेटे की बात बतलाई गई। आगे देखते हैं। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुपती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में ही नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आंखें आती भर देख रेख के बिना, दूध मोही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक हैलाती, तुरंत सुनने में गढ़ वह चितवन्नति की नौक सदृश बन जाती। यहाँ पर अब बात करते हैं इसके भावार्थ की, व्याख्या की। तो देखो, बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुपती
वह कुरकुही बर्दों की जोड़ी, उजरी उसके सिवा कब किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। तो कवि किसान की दयनीय दशा का वर्णन करता है यहाँ पर कि किस प्रकार से उसे क्या अत्याचारों का सामना करना पड़ा, उसका घर बार सब बिका दिया गया। तो देखो, किसान कर्ज में डूबा था, जब चुका नहीं पाया तो और डूब गया। महाजन ने धन और ब्याज की वसूली के लिए किसान की स्थायी संपत्ति को नीलाम कर दिया। स्थायी संपत्ति यानी घर को, जहां पे वो रहने का है, रहता था, खेतों से उससे सबसे बेघर कर दिया। उसे घर से बेघर कर दिया, परंतु अपने ऋण के ब्याज की वसूली के लिए पाई पाई चुका ली, यानी कोड़ी कोड़ी चुका ली, मतलब एक भी पैसा नहीं छोड़ा। किसान की को सर्वाधिक पीड़ा दुख तब हुआ जब बैलों की जोड़ी को नीलाम कर दिया गया। यह उसके साधन थे जिनके माध्यम से खेती किया करता था। यह बात उसकी आंखों में चुभती है। उसे रोजगार के साधन छीन लिए गए, अर्थात उसे रोजगार के साधन छीन लिए गए। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। किसान के पास दुधारू गाय एक उजली थी, जिसे प्यार से उजरी कहता था। वह उसके सिवा किसी और को दूध दुहाने नहीं आने देती थी। मजबूरी के कारण किसान को भी उसे बेचना पड़ा। इन सब बातों को याद करके किसान बहुत व्यथित होता है। ये सारे दृश्य उनकी आंखों के सामने नाचते हैं। उसकी सुख भरी खेती उजड़ चुकी है, अतः वह बहुत निराश और हताश, बहुत निराशा और हताशा है उसके मन में। आगे देख, बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आंखें आती बर देख 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 रेख के बिना, दूध मोही बिटिया 2 दिन बाद गई मर, घर में विधवा पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। तो यहाँ किसान की जो गरीबी, शोषण, लाचारी का वर्णन किया है। लाचार था पैसे के बिना, गरीब था वो। तो किसान की पारिवारिक स्थिति का वर्णन करते हुए कवि बताता है कि उसकी पत्नी दवा के अभाव में मर गई, मतलब बिना इलाज के, बिना दारू दवा के इलाज के बिना वो मर गई। उसके पास संसाधनों की इतनी कमी थी कि वे इसका इलाज भी नहीं करा सकते। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते। पत्नी की मृत्यु के बाद उस पर आश्रित नवजात बच्ची, वो भी 2 दिन बाद मर गई। मतलब दूध के सहारे जिंदा रहने वाली माँ के दूध के सहारे वो नन्ही बच्ची 2 दिन बाद मर गई। बेटा पहले मर गया, पत्नी मर गई, बच्ची मर गई, अब बची है उसकी पतोहू, पुत्रवधू। किसान के घर में अब उसकी विधवा पुत्रवधू बची है, जिसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसे पति को मारने वाला समझा जाता था। अगर ये बुराइयां थी, अगर पति की मृत्यु पहले हो जाती, सोचा कि इसके कारण इसका पति मर गया है, तो उसे पति घातिन समझा जाता था। तो समाज में पति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को हत्या का जिम्मेदार मान लिया गया, और एक दिन कोतवाल ने उसे बुलवा कर उसकी इज्जत लूटी, और लाज के कारण उसने कुएं में डूबकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार किसान का पूरा परिवार ही बिखर गया। पुलिस के अत्याचारों का यहाँ पे वर्णन किया गया। जो पुलिस रक्षक थी वो आज भक्षक बनती हुई नजर आती है, किसान की लाचारी का फायदा उठाती नजर आती है। किसान की गरीबी और शोषण का यहाँ पर बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक, दूसरी आती पर जवान लड़की की सुध कर सांप लौट। सांप लौटना अत्यधिक व्याकुल होना, फटती छाती, बहुत दुख होना। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक फैलाती, तुरंत सुनने में गढ़ व चितवन, चितवन यानी दृष्टि, तीखी नोक सदृश बन जाती। तो अब यहाँ पर किसान की जो घटिया मानसिकता है, छोटी सोच है, उसके बारे में कवि ने यह बतलाया। किसान को अपनी पत्नी की मृत्यु पर विशेष शोक नहीं है, वह उसे पैर की जूती के समान समझता है। यदि एक नहीं तो दूसरी से विवाह करके लाया जा सकता है, जैसे जूती टूट गई तो दूसरी ले आते हैं, ऐसे एक नहीं तो दूसरी विवाह करके लाया जा सकता है। परंतु उसे अपने जवान बेटे को याद आने पर वो बहुत कष्ट होता है, तो जवान बेटे की याद आने पर उसे बहुत कष्ट होता है, अत्यधिक व्याकुल हो जाता है, बहुत पीड़ा होती है, सांप लौटता है, मतलब अत्यधिक व्याकुल होना, छाती फटती, बहुत ज्यादा दुख होना, उसे बहुत ज्यादा दुख होता अपने पुत्र की याद आने पर।
उसे बेटे की मृत्यु का असहनीय कष्ट होता है, फटती छाती असहनीय कष्ट होता है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक कहलाती। किसान जब अपने खुशहाल जीवन को याद करता है, पिछले दिनों को याद करता है, तो उसकी आंखों में एक क्षण के लिए प्रसन्नता की चमक आती है, परंतु अगले ही क्षण वह सच्चाई के धरातल, यथार्थ के धरातल पर आ जाता है। वर्तमान में झांकता है, तुरंत सुनने में गढ़ व चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती है। वर्तमान में झांकता है तो उसकी नजर सुनने में अटक रुक जाती है। वे विचार सुनने होकर टकटकी लगाकर देखता है और उसकी नजर तीखी नोक के समान, सुई की तीखी नोक के समान चुभने वाली हो जाती है। तो अपने पुत्र को अधिक महत्व देता है पत्नी की बजाय। यह पत्नी को पैर की जूती के समान समझता है। यहां पर स्त्री के प्रति जो नकारात्मक सोच है, जो घटिया सोच है, उसका चित्रण किया है कवि ने, सुमित्रानंदन पंत ने। तो ये थी आपके सामने इस कविता का भावा व्याख्या, कथ्य का विश्लेषण। देखिए वे कविता कवि वे आंखें कविता के माध्यम से कवि ने विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर क्या किया, करारा प्रहार किया कि भारत आजाद हो गया, किसान के पास वही सुविधाएं हैं जो पहले थी, कुछ सरकार उनके पास कुछ काम नहीं कर रही है, उसको एक तरफ छोड़ दिया गया कि जय जवान जय किसान बात की गई है। जवान रक्षा करते हैं, किसान पेट भरता है। इनके विकास की योजनाएं लाई जाती न देश के विकास की, परंतु किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो यहाँ किसान की जो विरोधाभासी में ये यहाँ इस किसान की प्रति जो उपेक्षा का रवैया अपनाया है सरकार ने, उस पर करारा प्रहार किया है। होना ये चाहिए, किसानों को केंद्र में रखते हुए उनके विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए, परंतु संसार ने, सरकार ने उन पर उपेक्षा का भाव रखा है। आगे देखते हैं। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता, दुखी करता है कि युग युग से किसान शोषित रहा है। किसान की दुर्दशा का चित्र खींचते हुए कवि कहता है कि भारतीय किसान की धसी आंखों में, गड्ढों में धसी आंखों में, धसी क्यों है, शारीरिक स्थिति खराब है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब है। जब आर्थिक स्थिति खराब होती है तो शारीरिक स्थिति खराब होती है, आदमी कमजोर होता है, मानसिक रूप से क्या होता है, कमजोर होता है। तो धसी आंखों में दीनता है, नीरवता है, रोदन है। गरीबी है, नीरवता है, चुप्पी है, रुदन है, मतलब एक पीड़ा है, रोने का भाव है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने, सरकार ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। ये स्वाधीन भारत के किसान का वीडियो है। अब कुछ कठिन शब्दार्थ जो हैं इसमें दारुण यानी भयानक, भयंकर भी बोल सकते हैं, निर्दय बोल सकते हैं, कठोर बोल सकते हैं। बरदो बैल, बैलों के लिए, बैलों की जोड़ी, बैलों के लिए का। चितवन दृष्टि, नजर। कारकुन जमींदार के। लठैत या कारिंदे, कुर्क नीलाम, घरनी पत्नी। मजदार यानी संकट में बीच में, संकट के बीच में छोड़ना। और इस कविता का उद्देश्य क्या है? स्वाधीन भारत के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया गया। जमींदारों महाजनों के अत्याचारों के कारण किसानों की दुर्दशा का हृदय विदारक चित्र दिखाया गया है। जमींदारों और महाजनों के अत्याचारों के कारण किसानों की दुर्दशा का हृदय विदारक, हृदय को बीधने वाला एक चित्र खींचा है। यहाँ पर सामाजिक वर्ग भेद का चित्रण किया गया है। एक वर्ग कैसा है समाज में, एक वर्ग कैसा है, एक सुविधा संपन्न है, एक सुविधा विहीन है। ग्रामीण जनजीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। अतीत का स्वाधीन किसान वर्तमान में पराधीन हो गया है। संपूर्ण व्यवस्था ही किसान की दयनीय दशा के लिए जिम्मेदार है। ये शिक्षण बिंदु है। शिल्प सौंदर्य की बात करते हैं। भाषा तत्सम शब्दों से युक्त सरल खड़ी बोली है। तत्सम शब्दों से युक्त सरल खड़ी हिंदी बोली है। अनुप्रास अलंकार की छटा है यहाँ पर। दारुण, दैन्य, दुख, दवा, दर्पण, देर, देख देख यानी दै वर्ण की आवृत्ति हो रही है। पुनरुक्ति अनुप्रास अलंकार है रह रैक में। उपमा अलंकार है गुहा सरीके यानी गुहा के समान, कगार सदृश किनारे के समान।
मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है। पैर की जूती, सांप लौटना, छाती फटना, आंखों का तारा होना आदि मुहावरों का प्रयोग किया गया है। शैली चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया। इससे इसी किसानों से जुड़ी हुई, इस पीड़ा से जुड़ी हुई एक संभाव की रचना है, वो है गोदान प्रेमचंद की। उसको आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें भी किसान की वही दशा का जिक्र किया है जो वे आंखें कविता में किया गया। अब आपके लिए ये पुनरावृत्ति प्रश्न है कि कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है। तो देखो, कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार, महाजन, कोतवाल को जिम्मेदार, यानी न्याय व्यवस्था को, जो सुरक्षा तंत्र है उसको जिम्मेदार बताया, जो सुरक्षा देता है, पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार बताया। जमींदार ने षड्यंत्रों से उसे जमीन से बेदखल कर दिया, उसके कारिंदों ने उसके वंशज यानी बेटे को पीट पीट कर मार डाला। महाजन ने मूलधन और ब्याज की वसूली के लिए उसके घर, बैल, गाय तक नीलाम कर दी और अपनी कोड़ी कोड़ी वसूल कर ली। आर्थिक अभाव के कारण वह अपनी बीमार पत्नी का इलाज नहीं कर पाया तो उसकी पत्नी मर गई, और नवजात शिशु जो पत्नी के भरोसे थी, उसके दूध के भरोसे थी, वो भी मर जाती है। कोतवाल ने अपनी वासना की पूर्ति के लिए उसकी पुत्रवधू को शिकार बनाया। पीड़ा और लज्जा के कारण उसकी पुत्रवधू ने आत्महत्या कर ली। समाज उस पर होने वाले अत्याचारों को मूक दर्शक बनकर देखता रहा। क्या बनकर देखता रहा? मूक दर्शक बनकर देखता रहा। तो यहां पर ये बात आपके सामने बतलाई। अब देखो, वे आंखें कविता का मूल भाव क्या है। तो देखिए, यहां पर किसान की जो पीड़ा है, जो दुख है, वो कष्ट है, उसको कवि ने बड़े ही मार्मिक ढंग से, स्पष्ट तरीके से बताने की कोशिश की है। तो वे आंखें कविता प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है, दुखी करता है। और दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया है, उनकी उपेक्षा की है। यह कविता दुष्चक्र में फंसे किसानों की व्यक्तिगत और पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका, एक ढांचा प्रस्तुत करती। अभी दो प्रश्न आखिरी, ये आप विचार विमर्श कीजिए, आप इनके बारे में सोचें और अपने आत्म मनन कीजिए। ये प्रश्न आपके लिए है। किसान के अतीत और वर्तमान में क्या अंतर आ गया है, वर्तमान में क्या अंतर है, पहले के क्या अंतर है, आप कविता के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखते हैं, ये आप अपने मन में सोचिए इसके बारे में। किसान की आंखों में क्षण भर के लिए चमक क्यों आ गई? क्यों? पिछली कक्षाओं में पढ़ा होंगी, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। पिछली स्मृतियों को याद करने जो आप अपने मन में आत्मसात कीजिए। धन्यवाद। आशा करता हूं आपको कविता अच्छे से समझ में आई होगी।